हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं 12th क्लास की विस्टास बुक का 3rd चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। राइटर का नाम है तिशानी दोशी। बेसिकली सी इज इंडियन, इंडिया से बिलोंग करती हैं, चेन्नई से हैं, एक डांसर भी रही हैं। और यहाँ उन्होंने अपने रियल लाइफ एक इंसिडेंट को बताने की कोशिश करी है इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली ये चैप्टर एक एक्सपीडिशन का हिस्सा है, स्टूडेंट्स ऑन आइस। इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। कई सालों से सिलेबस का हिस्सा नहीं था तो आपको वीडियोस भी कम ही देखने को मिलेंगी, बट इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसके हर एक एस्पेक्ट को आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर सकूं और उन पॉइंट्स को खासतौर पर जिन पॉइंट्स की तरफ से, जिन पॉइंट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। चूंकि ये बार बार सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा है तो हमें इतना आइडिया बहुत मुश्किल से हो पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी मैं डिटेल में जाकर के आपको हर एक पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जो जो चीज़ें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करी गई हैं आपके साथ भी मैं सेम चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। हो सकता है कोई टर्म, कोई वर्ड आपका बीच में मिस हो और आपको ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में ना आए। तो बेसिकली स्टूडेंट ऑन आइस जो एक्सपीडिशन है वो बेसिकली अंटार्कटिका के अंदर तिशानी दोशी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ जाती है, विजिट करने के लिए जाती हैं। उनका जो क्रू था उसमें नियर अबाउट 52 मेंबर्स रहते हैं और वो सभी अंटार्कटिका में जाते हैं। जिस शिप में वो जाते हैं उस शिप का नाम था एकेडमिक शोकल्स्की। तो एकेडमिक शोकल्स्की जो शिप था वो एक जगह पे फंसता है। उसके बाद सभी क्रू मेंबर्स को उतर के पैदल चलना पड़ता है बर्फ़ की मोटी परत के ऊपर। बेसिकली अंटार्कटिका को यहाँ पर बहुत वैल्यूएबल बताया गया है। क्या चीज़ें बताई गई हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इकोलॉजिकल एक फैक्टर यहाँ पर दिखाया गया है। जो राइटर हमारी है वो बार बार ये कहने की कोशिश करती हैं कि अगर आपको इस अर्थ को समझना है तो आप अंटार्कटिका जाइए, अंटार्कटिका को विजिट करके आइए, आपको अर्थ का एक्चुअल मायने समझ में आएंगे। राइटर ने हमें बताने की कोशिश करी, थोड़ा सा इसमें जियोलॉजिकल हिस्सा भी डाला गया है, हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री से मेरा मतलब है गोंडवाना लैंड की यहाँ पर बात करी गई है। राइटर ने इस चैप्टर में हमें बताने की कोशिश करी है कि जो पूरी अर्थ है, मीन्स के हिमालय से लेकर के इंडिया और ये अंटार्कटिका जो भी दूर दूर है, बीच में सदर्न सी है, इंडियन ओशियन है, कई सारे ओशियन हैं, ये सभी पहले एक ही हिस्सा हुआ करते थे। ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है, ऐसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। बेसिकली रेवोल्यूशन होते रहे और धीरे धीरे ये लैंड के बीच में पार्टीशन जो है वो आया और ये धरती आपस में एक दूसरे से दूर हो गई। अंटार्कटिका इस अर्थ के एक छोर पे चला गया जो कि इस अर्थ का साउथ पोल पड़ता है, और इंडिया और जो बाकी का जो गोंडवाना लैंड था उसमें से अफ्रीका निकल गया और एशिया निकल गया। ये सभी जगह जो है वो अलग अलग हो गई। अब राइटर हमें बताती है कि इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा है अंटार्कटिका का इन कंपैरिजन टू जो बाकी की अर्थ हमारी बचती है, इंडिया है या एशिया है, बाकी जो कॉन्टिनेंट है उनके बजाय जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका भी एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इस अर्थ का। तो राइटर बताती है कि यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। अब राइटर यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करती है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ अंटार्कटिका को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ वो जब घूमने गए हैं तो उन्होंने चेंजेस देखे सॉरी, क्या चेंजेस देखे? वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं, वहाँ पर रोड्स नहीं हैं, या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इमारतें या कोई फैसिलिटीज़ जो बाकी के शहरों में या बाकी की ज़मीनी इलाकों में आप देख पाते हैं, चाहे वो इंडिया है या कोई भी कंट्री है इस देश की, इस दुनिया की, सॉरी। तो इस दुनिया की बाकी कंट्रीज से बिल्कुल अलग है अंटार्कटिका। अब राइटर हमें कहती है लेकिन इंसान ने अपनी हैबिट्स के थ्रू, हम जो काम डेली कर रहे हैं उनके थ्रू अंटार्कटिका को भी इफेक्ट कर रहे हैं। एक ज़माने में एक पार्ट था, नो डाउट, अब अलग अलग है और इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ का, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है अंटार्कटिका की इन कंपैरिजन टू जो बाकी अर्थ के हिस्से बचते हैं। इसमें हमारा देश भी शामिल है और बाकी की सभी कंट्रीज भी शामिल हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम डेली फॉसिल फ्यूल्स का एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से कार्बन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी गैसेस एनवायरनमेंट में फैल रही हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहा है। गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जैसे सन की लाइट हमारी अर्थ की तरफ आती है तो अर्थ के अंदर जो हीट है वो हीट एक्सपेंड नहीं हो पाती, बाहर निकल नहीं पाती है, वो अंदर ही बनी रहती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कमरा पूरा अगर बंद है और शीशे में लगे हुए हैं तो आप उसके अंदर जाते हैं तो एक अजीब सी गर्मी रहती है। तो राइटर बता रही है कि ऐसी ही गर्मी अब अर्थ के अंदर बन चुकी है।
अब इस चीज़ का अंटार्कटिका से क्या कनेक्शन है वो भी समझिए। वो भी राइटर ने बताया है कि कैसे हमारी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली अंटार्कटिका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस अर्थ, इसी अर्थ का हिस्सा है, तो धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। क्योंकि अंटार्कटिका क्या है, पूरा बर्फ का बना हुआ एक कॉन्टिनेंट है। और राइटर ने बताया कि 6 महीने का दिन वहाँ पर होता है, 6 महीने की रात वहाँ पर होती है। और जैसी बाकी की अर्थ पे आप देखते हैं इमारतें, पेड़ पौधे, वैसी चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। वहाँ पर अलग लेवल की स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से वो भी स्पीसीज भी एंडेंजर्ड हैं। वो खतरे में क्यों हैं? क्योंकि जो पोल्यूशन इस पूरे एनवायरनमेंट में फैल गया है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है, उसकी वजह से अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघलने का यहाँ पर लॉस क्या बताया है राइटर ने, मुझे इतनी साइंस नहीं आती, लेकिन जो चैप्टर के अंदर बताया गया मैं वही आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। तो राइटर कहती है कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो जो कंट्रीज सी लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, उन कंट्रीज का क्या होगा, वहाँ पर बाढ़ का खतरा बनेगा। वहाँ पर वाटर लेवल अगर क्योंकि एक साथ पूरी अर्थ की अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो अर्थ का जो सी लेवल है, जो पानी का लेवल है हमारी अर्थ पे, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे जानवर मर सकते हैं। क्योंकि जानवरों का अपना एक लेवल होता है कि इतने पानी में रह पाते हैं, उससे ऊपर नीचे जाएगा तो उनको खतरा है। ऐसे ही जो कंट्रीज सी लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, इस दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज जो सी लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, उनका क्या होगा, 5 फीट अगर पानी ऊपर जाता है तो वहाँ पर फ्लड का खतरा बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए राइटर हमें दोषी ठहराती है और हम अपनी अर्थ का, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये बताने की कोशिश करी है राइटर ने इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स को एक बार फिर से मैं आपको अलग अलग बता दूं। गोंडवाना लैंड की यहाँ पर बात करी गई है। राइटर ने बताया कि कैसे पहले हम सब एक ही पार्ट होते थे, बाद में रेवोल्यूशंस होते रहे और जगह जो है वो अलग अलग हो गई। उसके बाद राइटर ने बात करी है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग का इशू बहुत बड़ा इशू है अंटार्कटिका के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे जो प्लांट्स पानी में रहते हैं या बर्फ़ में होते हैं, या ऐसी कुछ स्पीसीज़ है एनिमल्स की या बर्ड्स की जो पर्टिकुलरली वहीं रह पाते हैं, उनके लिए बहुत सारा खतरा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम अपने फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो कोयला है, चाहे वो दूसरी सभी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ भी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूल्स को, उसके कारण जो कार्बन निकलता है, उस कार्बन से पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। वो धीरे धीरे वो नुकसान जो है वो अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहा है। बेसिकली जो स्टोरी है, ये एक एक्सपीडिशन को डिस्कस किया है हमारी राइटर ने। एक्सपीडिशन का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस बात को समझ लीजिए, ये पूरे जो क्रू मेंबर गया था अंटार्कटिका के ऊपर, इस पूरे के पूरे एक प्रोग्राम का जो नाम था वो था स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसके तहत बहुत सारे बच्चों को मौका दिया गया इंटरेक्ट करने का, बाकी की अर्थ को अंटार्कटिका से रिलेट करने का। राइटर ने अंटार्कटिका की बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। इस चैप्टर के अंदर ये बताने की कोशिश करी गई है कि अभी भी वहाँ जाकर के आप देखिए, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें मिलेंगी कि ये सब चीज़ें इतनी अच्छी भी हो सकती हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने को फिर से मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये मैंने आपको एक आउटलाइन समरी दी है कि कैसे अंटार्कटिका को और अर्थ को कैसे कंपेयर करके यहाँ पर राइटर ने बताया, और कैसे राइटर ने ये हमें दर्शाने की कोशिश करी है कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल करना है। एनवायरनमेंट को बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। अगर हम सब कुछ ख़राब कर देंगे तो आने वाली जनरेशन्स को हम लोग क्या प्रोवाइड कराएंगे, ये सब चीज़ें हमें सोचनी है। राइटर ने हमें ये बताने की कोशिश करी है और इस खतरे को लेकर के हमें सूचना दी है कि आगे चल करके ये खतरा और ज़्यादा हो सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा इस अर्थ का। तो ये तो था इसका एक आउटलाइन जो मैंने आपको बताई। इस चैप्टर को डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिए गाइज, क्योंकि चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से आपको कुछ और बारीक चीज़ों का पता लगता है और कुछ मिनिमल जो चीज़ें हैं जो एग्जाम में कई बार आ सकती हैं, वो चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो। लेकिन मैंने आपको आइडिया दिया है, अब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर होगी कि इस चैप्टर में क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे ये चैप्टर अभी अभी ऐड हुआ तो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को ज़रूर बताना चाहिए और मैंने आपके साथ इसकी समरी आपके साथ डिस्कस करी, सो दैट आपको चीज़ें थोड़ी सी माइंड में फ्रेश हो सके, क्लियर हो सके, आपको कुछ भी नया ना लगे, सो दैट एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस यू कैन शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इन 12th स्टैंडर्ड और सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट दीज काइंड ऑफ सो मैनी वीडियोज़। थैंक यू।